दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। टॉपिक बदल चुका है। आज का जो टॉपिक ऑस्किलेशन का टॉपिक है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखो फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने जो स्प्रिंग पर हमने डिस्कस किया था, तो हमने स्प्रिंग में क्या देखा था कि जैसे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को हमने क्या किया था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था। और डिस्प्लेस करने के बाद हमने यानी इनिशियल पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम उसकी कंडीशन थी, और उससे हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट आगे किए थे, और उसके बाद वो हमने उसमें एक टाइम पीरियड निकाले थे। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला था T = 2π√m/k। ठीक है, तो ये हमने मैक्सिमम जगह पर टाइम पीरियड निकाले थे। तो आज भी हम स्प्रिंग के ब्लॉक सिस्टम का ही ब्लॉक जो टाइम पीरियड निकालेंगे, लेकिन उसमें किस तरह से वेरिएशन होगा, क्योंकि देखो अभी तक हमको जो स्प्रिंग दी जाती थी वो सिंगल दी जाती थी, ठीक है, लेकिन जो अब हम लोग आज देखेंगे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, दो स्प्रिंग को किस तरह से जोड़ा जाता है, 2 3 जो भी है। अब जब दो स्प्रिंग को जोड़ा जाएगा, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एक हो गई, फिर यहाँ से ये दूसरी स्प्रिंग है, ठीक है, ये दो स्प्रिंग को आप किसी तरह से भी जोड़ा जा सकता है, या तो सीरीज ऑर्डर में जोड़ा जा सकता है, जैसे ये एक स्प्रिंग हो गई और इसके बाद फिर एक दूसरी स्प्रिंग जोड़ दी है, तो ये हो जाएगा इसका सीरीज ऑर्डर, ठीक है। और यदि हम हो सकता है कि दो स्प्रिंग को जिस तरह से जोड़ दे कि एक स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है, और ये दोनों स्प्रिंग को इस तरह से जोड़ दी जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें दोनों ऑर्डर में इसको जोड़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं कि एक यहाँ पर एक फिक्स्ड वॉल है, ये क्या आपकी एक फिक्स्ड वॉल, ये आपकी एक फिक्स्ड वॉल है, ठीक है, और यहाँ से हमने एक स्प्रिंग, यानी यहाँ पर इस तरह से एक स्प्रिंग ये है, ठीक है, और ए मान लो इस स्प्रिंग को ए बोल देते हैं, और यहाँ से हमने एक दूसरी स्प्रिंग ये जोड़ रखी है, ठीक है, और यहाँ से हमने एक जो ब्लॉक एम जो इससे अटैच कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस पर जैसे ही फोर्स लगाते हैं एक्स, यानी एक्स दूरी जो है डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस यदि डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होगा, इस पर पीछे की ओर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स KX लगेगा। जनरली एक सिंगल स्प्रिंग होती तो यही लगता है। तो ये क्या होगा कि जैसे ये इस तरफ जाएगा तो फिर दोबारा ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, फिर वापस उस पर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो उसको मीन पोजीशन की ओर लाएगा, और ये इस तरह से SHM दोनों तरफ करने लगेगी। चलिए, तो अब यहाँ पर जब ये SHM करने लगेगी, यानी ये वाली जो पोजीशन है वो कभी यहाँ पर आ जाएगी, कभी यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको इस पूरे सिस्टम का बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड बताने के लिए आपको ये दिया गया, दो अलग अलग स्प्रिंग है, दो अलग अलग स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1 है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K2 है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों एक ही मटेरियल्स की बनी हो, या एक ही लेंथ की हो, एक ही रिजिडिटी हो, तो ये दोनों अलग मटेरियल्स की हो सकती है, इनमें स्ट्रॉन्गनेस अलग हो सकता है, कोई टाइट हो सकती है, कोई स्मूथ हो सकती है। यदि टाइट स्प्रिंग होगी यानी K का मान ज़्यादा होगा, ध्यान देना। यदि टाइट स्प्रिंग यदि होगी तो टाइट स्प्रिंग के लिए K का मान, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट K का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो सॉफ्ट स्प्रिंग है, तो सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए K का मान हमेशा कम होता है। और जब K का मान ज़्यादा होता है, मतलब जब स्प्रिंग बहुत टाइट होती है, तो वो जल्दी क्या करती है, वो मूवमेंट करती है ना। तो टाइट स्प्रिंग के लिए T का मान हमेशा कम होता है, ठीक है, और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए T का मान हमेशा ज़्यादा होता है, अधिक होता है, ठीक है। याद करेंगे, टाइटनेस ज़्यादा, जल्दी ये क्या करेगी, ऑस्किलेट करेगी, सिंपल ऑस्किलेशन देगी, तो इससे हम क्या बोलेंगे, T का मान कम हो जाएगा। अच्छा, यदि टाइट स्प्रिंग है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, मतलब क्या रहेगा, वो बहुत पास जाएगी, मतलब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स भी क्या होगा, कम होगा। सॉफ्ट स्क्रीन है तो और दूर तक जाएगी,
मतलब उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, याद कर लेना। ठीक है, k का मान ज़्यादा, k का मान ज़्यादा तो t का मान कम, t है ना टाइम पीरियड कम, x का मान कम। ठीक, और स्प्रिंग कांस्टेंट कम, सॉफ्ट है यानी, तो इसका मतलब है कि t भी बढ़ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने ये बात रिपीट कर दी ताकि आपको याद रहे। चलिए, तो अभी हम देख रहे थे यहाँ पर यदि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब ये जैसे हम इसको x डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करते हैं तो पीछे भी डिस्प्लेस होगी। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों बराबर बराबर डिस्प्लेस होगी? मतलब क्या ये स्प्रिंग भी x डिस्टेंस खुलेगी और ये भी x डिस्टेंस खुलेगी? यदि ऐसा होता, ठीक है, मान लो यदि ये ऐसा होता तो ये वाली स्प्रिंग भी यदि x खुल जाती, सपोज करो, और ये स्प्रिंग भी यदि x डिस्टेंस खुल जाती, तो इसका मतलब है कि ये x और ये x यानी 2x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता। इस तरफ हम x कर रहे हैं और इस तरफ 2x होगा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, बराबर बराबर हो ये भी कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कि ये टाइट हो सकता है कि ये सॉफ्ट हो। तो इसका मतलब है कि हमें नहीं पता कि कौन कितना खुल रहा है, तो हम ये मान लेते हैं ये स्प्रिंग जो पहली वाली जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और ये दूसरी स्प्रिंग है जिसका हमको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और यदि उसके जो ब्लॉक को यदि हमने x डिस्टेंस यदि डिस्प्लेस कर दिए, मान लेते हैं कि ये x1 डिस्प्लेस हुई है और ये x2 हुई है, ये x1 दूरी हुई है और ये x2 हुई है। ठीक है, चलिए, अब एक बात तो ये है कि ये अलग अलग डिस्प्लेस हो गई। अब ये बताना है कि भाई इसका फिर कांस्टेंट निकलेगा क्या? तो चलो अभी तो मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट आता है K यानी K इक्विलिब्रियम बराबर से आता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, अब ये कैसे आता है आप अपने को देखना है। देखो, यदि मान लेते हैं, थोड़ा समझना, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई स्प्रिंग ना होकर कोई रस्सी होती, कोई वायर होता और उससे M जो है बॉक्स को हम खींचते, तो तब क्या होता कि ये जो ब्लॉक है ये इस तरफ खींचता, इस तरफ हम लगाते, तो इसमें क्या रहता, पीछे की ओर यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगता, और ये जो टेंशन है पूरे वायर में कैसा रहता, एक समान होता है। ठीक है, यानी इस तरफ यदि खींचती तो इस तरफ लगने वाला फोर्स kx हो जाता, ये t के बराबर होता, ये होता हर जगह। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा होगा, यदि F लग रहा होगा, इसमें ये F लग रहा होगा, तो यहाँ पर भी इस स्प्रिंग पर भी फोर्स कितना लग रहा होगा, F। मतलब जब कोई स्प्रिंग सीरीज ऑर्डर में जुड़ी होती है तो पूरी स्प्रिंग पर चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, सब पर फोर्स इक्वल ही होता है, F होता है। ठीक है, तो पहली वाली स्प्रिंग पर भी फोर्स F1 है और F है, दूसरी वाली पर भी F है। ठीक है, इस तरफ हमने जो फोर्स लगा रहा है वो भी F है, तो मतलब पूरी जो चेन है उसमें F फोर्स लगा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि पहली वाली स्प्रिंग का जो फोर्स क्या होगा, माइनस K1 x1 F बराबर, और दूसरी वाली का भी F बराबर से कितना होगा, दूसरी वाली का भी F बराबर से होगा माइनस K2 x2 होगा, राइट। अच्छा, माइनस साइन छोड़ दे रहे क्योंकि वो तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, तो यदि हम मोड में बोलेंगे तो क्या होगा, kx1 और ये होगा k1 x1 और ये होगा k2 x2। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एक बात है, यदि हम इन दोनों, इसको हमने x किया और ये x1 x2 है, तो यदि हम इस x को जोड़ेंगे, जितना लेफ्ट में x हम उसको डिस्प्लेस करेंगे उतना तो राइट में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर से क्या होगा, x1 प्लस x2। ठीक है, अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि वहां पर 2 की जगह एक ही स्प्रिंग है और ये मास m है, तो यदि इस तरफ हमने x डिस्प्लेसमेंट किए हैं तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको हम लोग k ही मान ले, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर जो फोर्स F लग रहा है तो वो कितना निकलेगा, k इंटू x निकलेगा, है ना, यदि अमाउंट में देखेंगे। तो अब देखो x बराबर से क्या है, x1 प्लस x2, तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ, F बराबर से k1 x1
तब यहाँ से हम लोग x1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, F/K1। ऐसे ही F बराबर से है K2 x2, तो हमारा x2 की वैल्यू कितनी होगी, F/K2। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या देखे, F बराबर से है KEX, तो इसका मतलब ये हुआ ना, तो x बराबर से क्या निकलेगा, F/KE। ये जो तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तब क्या निकलेगा, x की जगह निकलेगा F/KE और यहाँ पर निकलेगा F/K1 और F/K2। F से F पूरा निकाल के काट दे तो 1/KE बराबर से 1/K1 प्लस 1/K2। इसका मतलब है कि हम इसका यदि एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा, K1 K2, और यदि हम इसको जोड़ेंगे तो K1 प्लस K2। ठीक है, तो KE की वैल्यू कितनी आ गई, KE बराबर से आ गया K1 K2 अपॉन कितना आ गया, K1 प्लस K2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ये आपका है, यहाँ से इस तरह से हम स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते थे, है नहीं, ये इन दोनों का इक्विलिब्रियम निकलता है। अच्छा, जब भी ये सीरीज ऑर्डर में जुड़े रहते हैं तो याद रखना हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट घट जाता है। ठीक है, सीरीज ऑर्डर में हमेशा घट जाता है। अच्छा, ये आप इतना भी याद रख सकते थे कि इसकी जगह हम यदि मान लो कोई रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान देना, ये रेजिस्टेंस होता, ये एक रेजिस्टेंस फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस, यदि ये प्रतिरोध होते, ये प्रतिरोध R1 होता या R2 होता तो उसमें रिजल्ट क्या आता, इक्विवेलेंट प्रतिरोध बराबर से होता है R1 प्लस R2। प्रतिरोध के ठीक उल्टा है, इसमें प्रतिरोध का में R1 प्लस R2 आता है, इसमें उल्टा आता है। जो प्रतिरोध में सीरीज ऑर्डर के साथ होता है वो स्प्रिंग में पैरेलल के साथ होता है, जो प्रतिरोधों में रेजिस्टेंस में पैरेलल के साथ होता है वो इसमें रेजिस्टेंस यानी सीरीज ऑर्डर में होता है। ठीक है, अच्छा, सीरीज ऑर्डर में जब भी जोड़ते हैं तो याद रखना सीरीज ऑर्डर में हमेशा क्या रहता है, ईच स्प्रिंग, हर जो स्प्रिंग है वो या तो फिक्स्ड वॉल से जुड़ी होगी, या मास m से जुड़ी होगी। एक तरफ तो मास m से जुड़ी होगी, ठीक है, जुड़ी होगी, और वो एक तरफ आपस में भी जुड़ी होगी, और वो आपस में भी यानी ईच अदर भी जुड़ी होगी। ठीक है, और क्या होगी वो, ईच अदर यानी एक पॉइंट पर तो वो खुद भी जुड़ी होगी, ईच अदर जुड़ी होगी। मतलब देखो यहाँ पर ये इस तरफ ये हो गया, ठीक है, ये आपस में भी जुड़ेगी, फिर ये हो गया, तो इस तरफ ब्लॉक M हो गया, इस तरफ फिक्स्ड हो गया। देखो, या तो वॉल से जुड़ी होगी या मास से जुड़ी होगी, लेकिन एक तरफ तो ये आपस में भी जुड़ी होगी। ठीक है, चलिए अब ये मैंने आपको तो बता दिया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स करते हैं फ्रेंड्स। वो न्यूमेरिकल्स है कि आपको एक इस तरह से ब्लॉक दिया गया है, यहाँ पर ये इस तरह से एक सरफेस है, सरफेस पर एक आपको स्प्रिंग अटैच है और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, इसका नाम P दिया गया है। फिर आपको एक दूसरी स्प्रिंग दी गई है, फिर आपको एक ब्लॉक दिया गया है, M दिया गया है, इसको डिस्प्लेस करना है और इसको हमने कितना खींचे, A डिस्प्लेस, कितना, A। ठीक है, अब आपको बताना है कि पॉइंट P का एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी आपको एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P बताना है। ठीक है, कि P का पॉइंट का एम्पलीट्यूशन यानी क्या होगा। देखो, जब ये पूरा SHM करेगा तो पॉइंट P करेगा। अब आपको बताना है क्या P का जो मतलब एम्पलीट्यूड है क्या इसके बराबर होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड, चलो ओपन करते हैं। सिंपल, तो जैसे मैंने ये बताया कि जब अपन इस स्प्रिंग को खींचेंगे, A डिस्टेंस यदि खींचेंगे तो ये दोनों स्प्रिंग खींचेगी, तो दोनों स्प्रिंग खींचेगी तो पहले तो ये वाली खींचेगी फिर ये वाली खींचेगी। पॉइंट P किसकी वजह से डिस्प्लेस होगा, देखो जब इसका फोर्स तो इस स्प्रिंग पर आएगा तो ये स्प्रिंग जब खींचेगी, मान लो कि ये खींच गई, तो इसके खींचने से पॉइंट P पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये मान लो इसका K2 मान लो, ये K1 स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो। तो इस K2 के कारण इस पॉइंट P के स्टेज में तो कोई चेंज नहीं आ रही है, खुलती जा रही है। मतलब जो K2 है वो K1 को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं, K खुलेगी यानी ये K1 वाली जो स्प्रिंग खुलेगी तो ये जरूर क्या होगा, जब ये खुलेगी तो P वाला पॉइंट भी क्या होगा, बाहर चला जाएगा, P पॉइंट खिसक जाएगा। यानी हमें इतना बस ध्यान देना कि जो P पॉइंट का SHM है वो K1 पर डिपेंड करता है, ना कि K2 पर। लाइन याद होगी। अब K1 पर, तो K1 पर जब डिपेंड करता है तो हमें तो K1 के लिए निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर तो फोर्स, इस तरफ क्या लग रहा है, फोर्स F, तो इस पर भी फोर्स लगेगा। यानी F बराबर से K2, और यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना डिस्प्लेस हुआ है, सपोज करो x1 डिस्प्लेस हुआ है और ये हुआ x2 हुआ है, तो K2 x2, ठीक है। और दूसरी स्प्रिंग के लिए क्या हुआ होगा, K1 x1, और चूंकि इस तरह से तो ये कितना जो इक्विलिब्रियम है वो कितना डिस्प्लेस हुआ, A, यानी F बराबर से K इक्विवेलेंट बराबर से क्या आ जाएगा आपका A, ठीक। अब हमें ये तीनों आपस में बराबर ही है, यानी KEA बराबर से K1 x1 बराबर से K2 x2। चलिए अब आपको तो K1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब K1 ही की तो वैल्यू कितना डिस्प्लेस हो वही पता लगाना है, यानी K1। तो हम इस दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं क्योंकि x2 से तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा K1 बराबर से, सॉरी यहाँ पर x1 बराबर से, तो यहाँ पर कितना जाएगा, x1 बराबर से KEA अपॉन कितना आ जाएगा आपका K1, ठीक है। अच्छा अभी हमने KE की वैल्यू निकाले थे, KE बराबर से क्या था, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये अभी हमने पढ़े थे। तो ये मान उठा के रख दो यहाँ पर, तो x1 बराबर से आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका A अपॉन K1। तो ये K1 से ये K1 कट गया, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो K बराबर x बराबर से आ जाएगा K2A अपॉन K1 प्लस K2। तो ये आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बस क्या करोगे, तो समझ में आ जाएगा आपको, एम्पलीट्यूड बराबर से x K1 प्लस K2 अपॉन K2, तो ये निकल जाएगा आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं पैरेलल ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो पैरेलल ऑर्डर निकालने के लिए देखो, पैरेलल ऑर्डर मतलब क्या रहता है, पैरेलल ऑर्डर या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें क्या रहता है, दो स्प्रिंग को इस तरह से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पैरेलल में हमेशा ध्यान देना कि जो दोनों यानी दो या दो से ज़्यादा जो स्प्रिंग है उनका एक जो सिरा वो किससे जुड़ा होना चाहिए, मास से, और दूसरा सिरा वॉल से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। एक सिरा किससे, मास से, और एक सिरा वॉल से जुड़ा होना चाहिए, फिक्स्ड वॉल से। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान लो। अब जब हम इसको इस तरह से x डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों ही एक्स खींचेगी, इस बार तो पीछे की ओर एक्स खींचेगी, क्योंकि इस बार तो क्या लगेगा, F बराबर से KX फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर देखो, अब इसमें तो क्या होगा, फोर्स दोनों पे सेम हो नहीं सकता क्योंकि दोनों की टाइटनेस अलग है ना, सॉफ्टनेस अलग है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस तरफ यदि मान लो इस पर फोर्स कितना लग रहा है F1, इस पर फोर्स कितना लग रहा है F2, और इस तरफ फोर्स लग रहा है F, तो इसका मतलब है कि F बराबर से क्या होगा, F1 प्लस F2, क्लियर है। अच्छा इस बार फोर्स कितना कितना होगा ये बताओ यहाँ पर, तो F1 बराबर से क्या होगा, K1x, क्योंकि बराबर बराबर डिस्प्लेस हो रही है, और F2 बराबर से क्या होगा, K2x। दोनों को यहाँ पर रख दें तो क्या मिलेगा, K1x प्लस K2x। अच्छा एक बात ध्यान दें, जब ये डिस्प्लेस होगी तो इन दोनों का हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कुछ तो बन रहा होगा। मान लेते हैं कि इन दोनों की जगह यहाँ पर एक ही स्प्रिंग होती, यहाँ पर एक मास होता, तो यहाँ पर जो होता है वो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K ही मानते हैं, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इसका क्या निकलता है, F बराबर से KE इंटू एक्स निकलता, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें तो KEX बराबर से K1x प्लस K2x।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x x x सब कट गया, तो k बराबर से यानी k ही बराबर से k1 प्लस k2। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया क्या? तो जब भी देखो यही कहाँ आता था, रेजिस्टेंस जब रहता था तो रेजिस्टेंस में आपको मैंने बताया कि रेजिस्टेंस इस तरह से रहता था, तो रेजिस्टेंस में ये सीरीज ऑर्डर में आता था, जबकि यहाँ पैरेलल ऑर्डर में आता था। यहाँ R1 और यहाँ R2 रहते थे, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में k बराबर से k1 प्लस k2 आता है। हमेशा याद रखना कि पैरेलल ऑर्डर में क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक आप ऐसे भी फ्रेंड्स पहचान सकते हो इसमें कि देखो यदि सेम फोर्स से खिंचाव आ रहा है, यदि यहाँ पर सेम फोर्स से यदि खिंचाव है, खिंचाव यानी एलोंगेशन जो है, तो इसका मतलब है कि वो सीरीज ऑर्डर है, ठीक है। वो कैसा है, सीरीज ऑर्डर है। और यदि डिफरेंट यदि खिंचाव आ रहा है, यानी यदि डिफरेंट फोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पैरेलल ऑर्डर है। तो पैरेलल ऑर्डर और सीरीज ऑर्डर में फोर्स से भी पहचान सकते हैं, सेम फोर्स है तो सीरीज, और यदि डिफरेंट फोर्स है तो वो पैरेलल, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि एक इस तरह से एक ब्लॉक यहाँ से सरफेस पर है, उसमें क्या है, एक जो है एक स्प्रिंग इस तरह से लगी हुई है और दूसरी स्प्रिंग जो है वो इस तरह से लगी हुई है, ठीक है। इस पर ये ब्लॉक M है और ब्लॉक का जो T1 जो टाइम है वो दिया गया है √2 सेकेंड, ठीक है। और एक उसी को दोबारा एडजस्ट करके दोनों स्प्रिंग, यानी इसका कांस्टेंट K1 है, इसका कांस्टेंट K2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इन दोनों को दोबारा से पैरेलल ऑर्डर में लगा दिया गया है, पैरेलल ऑर्डर में लगा दिया गया और वही की वही मास है। तो इस बार आपको बताना है कि ये इसका जो टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है। चल, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको यदि x डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसमें x1 डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसमें x2 डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्लियर है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट आएगा वो कितना आएगा, ke बराबर से आएगा पहले वाले का k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, करेक्ट। और यदि हम इन दोनों को यदि पैरेलल ऑर्डर में, तो पैरेलल ऑर्डर में क्या निकलेगा, ke बराबर से k1 प्लस k2, क्लियर है, हो गया। अब हमें इसमें जो इनकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू दी गई है वो दी गई है, k1 की वैल्यू दी गई है 3 के और k2 की वैल्यू दी गई है 6 की, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू। तो ये 3 के मल्टीप्लाई बाय 6 के अपॉन ये दिया गया 3 के प्लस 6 के, यानी सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 9, और ठीक है कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 18 और नीचे आ जाएगा 9, एक के से एक के कट जाएगा, तो यहाँ पर 9 दूनी 18, यानी वैल्यू कितनी आ गई 2 के। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगी, ये 3 के है और ये 6 के है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे 9 के, ठीक है। के बराबर से 9 के। अब आप देखो टाइम पीरियड, पहले वाले का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 2 पाई √m अपॉन के कितना आया इसका 2 के। अच्छा, T2 कितना आएगा इसका 2 पाई √ कितना आएगा m अपॉन के की वैल्यू कितनी है 9 के। चलिए T1 में T2 का डिवाइड कर दो, या T2 को निकालना है तो T2 में T1 का डिवाइड कर दो, तो ये 2 पाई से तो 2 पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा m अपॉन 9 के, और पलट के ये वैल्यू आ जाएगी 2k अपॉन m, तो ये m से m कट जाएगा, k से k कट जाएगा, ये आ जाएगा √2/9 का रूट खुल जाएगा 3, और T2 और T1 की वैल्यू दी गई है आपको √2 सेकेंड, तो T2 बराबर से √2 कितना हो जाएगा 2/3 सेकेंड। तो ये पैरेलल ऑर्डर में T2 टाइम यानी 2/3 यानी लगभग 0.66 सेकेंड लगेगा उसका एक ऑस्किलेशन में,
ठीक है, ऐसा ही चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड्स, समझे इसमें क्या गिवन है। इसमें इस तरह से एक यहाँ पर दो स्प्रिंग जो है वो इस तरह से हुक से लटकी हुई है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और ये दोनों जो है मास m से हैंग्ड है और दोनों स्प्रिंग एक और तीसरी स्प्रिंग से इस तरह से अटैच है, ये नीचे अटैच है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k और यहाँ पर दिया गया है 2k। अब ये बोला गया है कि इसी स्प्रिंग को, तीनों स्प्रिंग को कुछ इस तरह से जोड़ा गया है, यहाँ से मैं अलग पेन से बना कर रखा है, ये जो है इस तरह से भी जोड़ा गया, एक स्प्रिंग यहाँ पर ये M से इस तरह से जुड़ी हुई है और ये जो दो छोटी छोटी स्प्रिंग है ये भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये जो स्प्रिंग ऊपर है ये 2k इसका कांस्टेंट है, नीचे वाली ये दोनों का केस इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। चलिए अब आप जल्दी जल्दी बता दें कि कैसे क्या होगा। तो दोनों में आपको बताना है कि T1 क्या होगा और T2 क्या होगा, दोनों का आपको टाइम पीरियड जल्दी जल्दी बताना है। तो देखो पहले तो ये समझ लो कि चाहे तीनों स्प्रिंग, देखो इनका एक सिरा अपने फिक्स्ड एंड से और दूसरा मास से, तो तीनों स्प्रिंग क्या है पैरेलल ऑर्डर में। पैरेलल ऑर्डर में क्या रहता है फॉर्मूला, KE बराबर से K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। तो पहले वाले दोनों का तो k है और दूसरे वाले का, तीसरे का 2k है, तो इसका सबका जो कांस्टेंट आ जाएगा कितना 4k हो जाएगा और टाइम पीरियड t बराबर से हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 4k। चलिए ये आ गया, ये T1 बराबर। अब दूसरे वाले का देखते हैं फ्रेंड्स। देखो ये जो है थोड़ा ध्यान से देखना है, पर ये जो दोनों हैं ये तो सीरीज ऑर्डर में है ना, ये दोनों तो सीरीज ऑर्डर में है सीरीज ऑर्डर में, और ये वाली जो है ये क्या है, ये पैरेलल ऑर्डर में, ठीक। तो इसका सीरीज ऑर्डर में जो निकलेगा रिजल्ट वो कितना निकलेगा वो निकालना आप तो फट से। तो सीरीज ऑर्डर में निकलेगा तो इसका हम k डैश मान लेते हैं, तो k डैश बराबर से k इंटू k, यानी K1 K2 रहता था, अपॉन में आता था k प्लस k, यही आता था। तो यानी k डैश बराबर से आ जाएगा इसका 2k हो जाएगा, यानी k स्क्वायर अपॉन 2k, एक k से k कट गया तो ये आ गया आपका k अपॉन 2, ठीक है। अब ये आ गया k अपॉन 2 और ऊपर वाले का 2k, इस तरह समझो कि फिर से इसको बना लो, ये जो है आपका, ये तो आपका 2k आ गया और ये नीचे वाली जो है इसको आप अपन एक ही मान ले, तो इसका कितना आ गया k बाई 2। अब इन दोनों को क्या करें, जोड़ दे, के ई बराबर से के ई डैश मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा 2k प्लस k बाय 2। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कितना आ गया 5k अपॉन 2 आ गया के ई डैश। तो इसका जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, तो 5k और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए तो इस तरह से हम दोनों के अलग अलग निकाल सकते। चलिए अब हम देखते हैं कटिंग स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग को काटने पर उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ता है। देखो ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, बड़ी है। इस स्प्रिंग को यदि हम बीच में से ब्रेक कर दें, बीच में से तोड़ दें, तो क्या होगा, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट पहले k था, ठीक है, और जो इसकी लेंथ मान लो l थी, ठीक है, l थी। अब ये क्या हुआ, ये जो दो छोटे छोटे टुकड़े बन गए, एक टुकड़ा ये बन गया और दूसरा टुकड़ा ये बन गया, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, हाफ हाफ लेंथ हो गई। लेकिन जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इसका ज़्यादा टाइट हो गया पहले की तुलना में, यानी 2 के 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक स्प्रिंग के हमने 3 टुकड़े बना लिए, ये एक स्प्रिंग के 3 टुकड़ा होगा, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ हो गई वो L/3 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 हो गई, मतलब इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 3k हो गया, 3 टाइम्स हो गया। और यदि मैं आपको बोलूँ ये यदि हम इसके 4 टुकड़े कर दें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए, इसलिए
तो इसका मतलब है कि L/4 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 L/4, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है 4K 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 और 4K। चलिए, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि आपने ऐसे n टुकड़े करें, कितने n टाइम्स, ये देखो, यदि आपने n टाइम्स किए तो इसकी लेंथ हो जाएगी L/n, ये हो जाएगी L/n, ये हो जाएगी L/n, ये हो जाएगी L/n, और आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी Nk 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 और Nk। ठीक है ना। इसका मतलब है कि स्प्रिंग के जितने भी टुकड़े करते जाओगे तो उसकी लेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो मतलब है कि जितनी आप लेंथ घटाते चले जाओगे वो स्प्रिंग कांस्टेंट उतना बढ़ता चला जाएगा, है ना। यदि आपने इसकी n टुकड़े कर दिए तो लेंथ घटकर कितनी L/n हो जाएगी और स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश बराबर से Nk हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये L डैश ये आ गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम देखते हैं, एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स में दिया गया है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, M, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो दिया गया इसका 18 सेकेंड। अब ये बोला गया कि हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए, इसी स्प्रिंग के कितने 3 टुकड़े कर दिए, और तीनों टुकड़ों को हमने ऐसे लगा दिए, ये M से बांध दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। तो देखो, तो पहले जब एक ही है ये, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका कितना दिया हुआ 18 सेकेंड। देखो, ये तो केवल सिंगल ही है, तो इसका तो क्या निकलना है, t = 2π√k/m निकलना है। ठीक है, तो सिंगल ही है। लेकिन जब ये 3 है और तीनों की लेंथ कितनी दी गई L/3, ठीक है, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा इसका, मतलब तीनों का अलग अलग आएगा, मतलब के मान लो इसका सबका, इसका 3 टुकड़े किए इसको, तो ये कितना हो गया आपका 3K, ये 3K और ये 3K, जितने भी टुकड़े करते हैं उतने टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो अब ये पैरेलल ऑर्डर में जुड़ी है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो तीनों को जोड़ने पर आएगा। मान लो K1 K2 K3 होता, K1 + K2 + K3 आ जाता। तो अब तीनों की तो वैल्यू कितनी है, 3K है, तो 3K + 3K + 3K, तो इसका जो इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया, 9K आ गया। ठीक है, 9 टाइम्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर t = क्या लिख सकते हैं, 2π√, यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर लिखना था m/k। ठीक है, तो m/k, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m/ यहाँ पर 9K आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब फ्रेंड्स इसका क्या आ जाएगा, 2π√m/k, और ये जो 9 है वो क्या बनकर बाहर आ जाएगा, 3 बनकर बाहर आ जाएगा। मान लो पहले वाले टाइम पीरियड को t1 मान लेते, दूसरे वाले टाइम पीरियड को अपन t2 मान लेते। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, t2/t1 यदि डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है फ्रेंड, देखो 2π/3√m/k। ठीक है, और ये पूरे के डिवाइड में अपन ये दे रहे हैं 2π/m/k, ये पूरा कट जाएगा, 2π से 2π कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो t2 बराबर से t1 और ये 1/3, और t1 की वैल्यू कितनी दी गई है 18 सेकेंड, 1/3 यानी कितना आ जाएगा, ये आपका 6 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वो क्या है कि एक स्प्रिंग है और उसको m मास से बांधा गया है, इसकी L डिस्टेंस मान लो और K स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो, टाइम पीरियड आपका दिया गया है 2 सेकेंड, और बोला गया है कि यदि हम इसके 2 टुकड़े कर दें, यदि हम इसी स्प्रिंग के 2 टुकड़े कर दें और दोनों को पैरेलल बांध दें, ठीक है,
m से ही, तो ये L/2 ये L/2 हो जाएगी, ये इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी 2 टाइम्स हो जाएगी, 2K हो जाएगी। तो आपको बताना है टाइम पीरियड कितना होगा इसका, ठीक है, यानी T2 बताना। फिर वही सेम क्वेश्चन है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, 2K कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4K हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट बराबर से 4K हो जाएगा। T बराबर से ऊपर वाले का 2π√m/k है, ये T1 मान लो, और T2 हो जाएगा 2π√m/ ये कितना हो जाएगा 4K। T2 में T1 का डिवाइड करेगा, 2π से 2π कट जाएगा, mk से mk कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/4 यानी 1/2 आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी है, 2/2 यानी 1 सेकेंड, ठीक है, उसका टाइम पीरियड घट जाता है। अच्छा हाँ, यदि मान लो कि एक स्प्रिंग है, उसके हमने 2 टुकड़े या 10 टुकड़े करके फिर से यदि हमने उसको वैसे की वैसे जोड़ दिए, तो इसके टाइम पीरियड में कोई अंतर नहीं आता है ना। जैसे सपोज करो कि उदाहरण कि एक स्प्रिंग है, इससे मास m अटैच है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k मान लो, ठीक है। और यदि हमने क्या किए, इसको तोड़ के यदि हमने इसके 2 स्प्रिंग लगा दिए, यानी 2 स्प्रिंग, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी 2K हो गई, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक मास तो वही है, तो मतलब जो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी, अब देखो सीरीज ऑर्डर में तो K1 K2/K1 + K2 होती है, तो ये क्या होगा 2K × 2K डिवाइड बाय क्या, यहाँ पर क्या होगा 2K कितना आ गया 4K, तो 4K से कटेगा, तो देखो 2 दूनी 4, ये पूरा कट गया, K से K कट गया, आखिर में क्या आ गया K ही बराबर से K आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, जो टाइम पीरियड था वही टाइम पीरियड बना रहेगा। यदि 2 इक्वल को काट कर फिर इसको सीरीज ऑर्डर में जोड़ दिया, मतलब देखो आपने क्या किया, ये स्प्रिंग थी, इसको तोड़ दिए 2 भागों में, तो क्या होगा, वो है तो लगभग उसी कैटेगरी की स्प्रिंग, वही एक ही स्प्रिंग है, बशर्ते दूसरी चीज़ों में कोई चेंजेस ना। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आया था, ये IIT 2001 में आया था, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि एक स्प्रिंग है, वो इस तरह से एक ब्लॉक से बंधी हुई है, और ये ब्लॉक जो है एक दूसरी स्प्रिंग से ऊपर की ओर बंधा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इसका एंगल 45 डिग्री है। इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट K और K है, ठीक है, और इसको x डिस्प्लेसमेंट किया गया है, ठीक है। तो आपको अब इसका टाइम पीरियड बताना है कितना हो गया। चल, तो सिंपल पहले तो मैं ये बताऊं कि यदि ये मान लो ये ब्लॉक है, इसको यदि हम x डिस्टेंस यदि डिस्प्लेस करेंगे, इस तरफ यदि हम x डिस्प्लेस करेंगे, तो पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा, तो वो क्या लगेगा F बराबर से kx लगेगा, माइनस में लेकिन छोड़ दिया मैंने माइनस। अब क्या होगा, जब ये इस तरफ खींचेगा, ये जब इस तरफ खींचेगा, ध्यान देना यहाँ पर, तो इस तरफ खींचेगा, तो ये जो ब्लॉक खींचकर इस तरफ आ चुका होगा, पीछे यहाँ आ चुका होगा, तो इसका मतलब है कि ये जो स्प्रिंग है ये खींच के यहाँ आ गई होगी, यहाँ आ गई होगी। इसका मतलब है, देखना कि थोड़ा समझे, जो ये ब्लॉक था वो इस पोजीशन में था और ये पोजीशन उसकी आ चुकी है, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि यहाँ से मान लो डिस्प्लेस हुआ है, तो एक्चुअल में तो ये ब्लॉक तो केवल x दूरी डिस्टेंस हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट तो कितनी x है, लेकिन स्प्रिंग में तो केवल इतना ही एलोंगेशन आया है, केवल इतना ही चेंजेस आया है, इतनी खींची स्प्रिंग। तो कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को? निकालने के लिए देखो यहाँ पर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। आप मुझे यहाँ पर बताएं, यहाँ पर एक लाइन ली अपन ने, ये 45 है, तो ये नीचे वाला भी 45 हुआ, ठीक है। और यदि ये 45 हुआ तो ये भी क्या हुआ, ये भी 45 हुआ और ये भी 45 हुआ, मतलब ये वाले जो एंगल है ये भी कितना हो गया, 45 हो गया। अब आप समझ लें यहाँ पर कि इस तरह से ये स्प्रिंग है, ठीक है,
और स्प्रिंग का एक पार्ट मान लो कि ये यहाँ पर ये 45 डिग्री है, ठीक है, 45। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको ऊपर समझिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट x हुआ है और ये 45 का एंगल है। तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हुई है, x तो नहीं हुई है, x से कुछ कम हुई है, क्योंकि x तो तब होती है जब वो इस तरह से डिस्प्लेस होता है। तो अपने को तो स्प्रिंग वाला पार्ट हुआ। यदि ये x है, ध्यान देना, यदि ये x है तो इसका मतलब है कि ये कितना होगा, ये क्या होगा आपका x cos थीटा होगा या x cos 45 होगा। स्प्रिंग में जो खिंचाव है, यानी स्प्रिंग में जो खिंचाव है वो कितना होगा, वो होगा आपका x cos 45। तो x cos 45 यानी x बाय रूट 2। अच्छा, अब ये तो क्या निकला, अब देखना यहाँ पर ये निकल गया कि स्प्रिंग में जो एलोंगेशन हुआ है यानी ये हुआ है x बाय रूट 2, लेकिन खिंचाव तो पीछे हुआ है, फोर्स तो पीछे लग रहा है। तो इसका मतलब है कि यदि ये 45 डिग्री है और ये x रूट 2 है तो इसका मतलब ये कितना हुआ, x रूट 2 cos थीटा हुआ, cos 45 हुआ। तो फोर्स बराबर से क्या लगेगा, फोर्स बराबर से आ जाएगा x बाई रूट 2 cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2, तो 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 कितना आ गया, x बाई 2 आ गया। अच्छा, टोटल खिंचाव कितना आया, अब आप ये बताओ। जो नेट खिंचाव आया एफ नेट, यदि हम निकालेंगे तो एफ नेट निकालेंगे, माइनस यदि लगाना चाहो तो लगा लो। सामने की ओर कितना खिंचाव है, x, सामने की ओर कितना है x यानी kx, और इस तरफ कितना आया kx बाई 2, तो टोटल कितना आया, ये आ जाएगा 3x बाय 2, तो 3kx बाय 2 ये आया आपका एफ नेट की वैल्यू, ठीक है। अब आपको तो निकालना है क्या, t बराबर से 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर क्या होता है m अपॉन k, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ पर 3k डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो उनका जो टाइम पीरियड आ जाएगा अंडर रूट 2m अपॉन 3k। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट था, कम न्यूमेरिकल्स हुए। तो इस वीडियो के साथ करते हैं, इस वीडियो को यानी इस क्वेश्चन के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।